नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जुडिशियल अकेडमी में। एंड वी आर डूइंग द लिमिटेशन एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ जुडिशियल सर्विसेज। एंड नाउ दिस इज द क्लास ऑन सेक्शन 6, दैट इज द लीगल डिसेबिलिटी। अप टू this lecture we have completed section 5 up to the section 5, and this is class on the section 6 legal disability. very interesting class and also little bit difficult, therefore concentration से देखिएगा। एज ए क्लास इसको लिखिएगा, क्लास के नोट्स लिखिएगा प्रॉपर तरीके से, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। बेरेट आपके पास होना चाहिए, पेन आपके पास होना चाहिए, हाईलाइटर आपके पास होना चाहिए, और प्रॉपर तरीके से क्लास कीजिएगा आपको इसको। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो लेट्स स्टार्ट विद द Section 6 of the Limitation Act. Before we go deeper into the Berect language, just imagine a situation. एक व्यक्ति है जिसकी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर रखा है, रॉन्गफुल पोजीशन में है दूसरा व्यक्ति उसकी, और वो व्यक्ति उस पर केस करना चाहता है। मैं हूं ए, मैंने किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है, दैट इज ए रॉन्गफुल पोजीशन। एंड समवन इज एक्स, एक्स की प्रॉपर्टी पर मैंने कब्जा कर रखा है। अब सूट कौन लाएगा रिकवर करने के लिए? एक्स लेकर आएगा। उस सूट को रिकवर करने का टाइम है उनके पास 12 साल। अब वो व्यक्ति इंतजार, मेरी मिन्नतें करता रहा कि जी सर ऐसे मान जाइए, दिस इज नॉट गुड फॉर यू, आपस में मिल करके मामला सॉर्ट आउट कर लेते हैं, दिस दैट है। वो 10 साल ऐसे निकल गए। अब 2 साल बचे उसे केवल। मीनवाइल अनफॉर्चुनेटली दैट पर्सन डाइड। ठीक है, अब कौन सूट लेकर आए? उससे घर में है एक छोटा सा बच्चा, बस अब एक है। मैं खुश कि अब तो 2 साल बचे हैं, 3-4 साल का बच्चा, ये क्या सूट लेकर आएगा? और 12 साल का जैसे ही टाइम पूरा हो जाएगा, इट विल टाइम बार्ड। तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या होना चाहिए? अगर हम लोग बिल्कुल लिटरली टेक्निकली उसको एक 12 साल के पीरियड को ही मान के चलेंगे, तो दैट में कॉज इनजस्टिस टू दैट चाइल्ड, माइनर चाइल्ड। ऐसे ही कोई व्यक्ति इनसेन हो सकता है कि नहीं है? देयर में भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स। तो लॉ रिकॉग्नाइज करता है ऐसी सिचुएशंस को कि जहां पर एक व्यक्ति नेचुरली किसी वजह से अगर सूट नहीं ला पा रहा है, तो उसकी हम लोग उसको कितना रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। समझ रहे हैं बात? अब ये सिचुएशन आ गई कि मान लीजिए हम ये कहते हैं कि ठीक है, जब वो माइनर बड़ा हो जाएगा, सपोज कीजिए भी 2 साल का है, वो 2 इयर्स का है, जब वो 18 साल का हो जाएगा, हम तब से उसको 12 साल उसको भी देंगे अब, ताकि वो ढंग से सोच पाए। अब क्या हुआ? पहले 10 साल तो उसका वेट करते रहे, 2 साल बचे ही थे। अब 16 साल मैं इस बात का इंतजार करूं कब ये लड़का 18 साल का होगा, 16 साल ये, और फिर अगले 12 साल तक इसका इंतजार करूंगा, डालेगा नहीं डालेगा सूट मेरे ऊपर ये भी है। तो मैं लगातार 25-30 साल तक इसी माइंड में थ्रेट में रहूं कि मैं इस प्रॉपर्टी का क्या करूं, डिस्पोज करूं नहीं करूं, कल को सूट हो जाएगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो मेरे साथ इनजस्टिस हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमें लिमिटेशन डालनी पड़ेगी ना, कि अगर कोई सूट आना है तो मेरा इंटरेस्ट ये है कि अगर किसी ने मुझे को डिफेंड करना है तो मैं विद इन टाइम कर डालूं इसको। आपके साथ कोई डिसेबिलिटी है तो आपको एक मौका मिल जाए रीजनेबल। तो ऐसे ही एफर्ट्स की गई हैं लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 6, 7 एंड 8 में। 6, 7, 8 में ये कि इन डीलिंग विद द केसेस ऑफ लीगल डिसेबिलिटी, और कब कब टाइम एक्सटेंड हो सकता है लिमिटेशन एक्ट में, किस तरीके से, एंड व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग दैट। तो आई होप यू गॉट दिस। अगर ये बात समझ में आ गई तो प्लीज रेज हैंड। ठीक है, चलिए, थैंक यू। सो नाउ वी प्रोसीड विद द सेक्शन 6। पहले तो हेडिंग देख लीजिए, बिकॉज द हेडिंग इज व्हाट? लीगल डिसेबिलिटी, एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर प्रीलिम्स एग्जाम फर्स्ट। विच सेक्शन डील्स विद द लीगल डिसेबिलिटी? दिस इज सेक्शन 6, धारा 6 कर लेंगे आप लोग। दिस इज व्हाट? Where a person entitled to institute a suit or make an application for the execution of a decree is at the time from which the prescribed period is to be reckoned a minor, insane or an idiot. These are 3 words. कौन कौन से वर्ड्स हैं?
a minor or insane or an idiot. He may institute the suit or make the application within the same period after the disability has ceased, as would otherwise have been allowed from the time specified therefore in the third column of the schedule. ये हुई इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज. अब इसको इस तरीके से समझिए आप लोग. This is the slide for you, magic slide. If the person, कौन सा person who is entitled to institute a suit or make an application for the execution of a decree. He is the person who is entitled to institute a suit and make an application for the execution of a decree. सही है? इस बात को समझाना है क्या? Who is this person? पहली बात ध्यान रखना, institute a suit, he is entitled for two things, suit or for application for execution of decree. Got it? Now what is unfortunate with him? That he is suffering, either he is a minor or insane or an idiot. These are three words. और यहाँ से क्वेश्चन आता है, what kind of legal disabilities has been discussed in section 6? सेक्शन 6 में कौन सी लीगल डिसेबिलिटीज की बात की गई है? ओनली 3, माइनॉरिटी, इंसैनिटी, इडियोसी. माइनर, इंसेन एंड इडियट, कोई फोर्थ नहीं है, 3 है, यही नाम रहेंगे, माइनॉरिटी, इंसैनिटी, इडियोसी. तो अनफॉर्चुनेटली ही इज द पर्सन हु इज ईदर माइनर और इंसेन और एन इडियट. बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, ही इज, इनको कहते हैं लीगल डिसेबिलिटीज. ही इज सफरिंग फ्रॉम दीज डिसेबिलिटीज, आइदर 1 और 2 भी हो सकती है. एक व्यक्ति माइनर भी हो सकता है और साथ साथ इंसेन भी हो सकता है. कब है? टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. एट द टाइम व्हेन फ्रॉम विच द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इज टू बी रिकॉर्ड. उस समय पर वो माइनर है, उस समय पर वो इडियट है, इंसेन है, जिस समय से प्रिस्क्राइब्ड पीरियड की गणना शुरू की जानी है. सपोज कीजिए अगर ये व्यक्ति, सपोज कीजिए इंसेन है, ही इज नॉट माइनर बट ही इज इंसेन. अब जो डेट ऑफ, ये जो डेट है एट द टाइम, मान लीजिए मंडे को, मंडे से लिमिटेशन पीरियड की काउंटिंग शुरू होनी है. मंडे को ही वॉज ऑल राइट, ही बिकेम इंसेन ऑन ट्यूजडे. Subsequently, time has begun to run on Monday. टाइम की गणना की शुरुआत कब हो गई? मंडे को हो गई. बट ही बिकेम इनसेन ओनली नेक्स्ट डे, यानी कि सब्सिक्वेंटली. देन सेक्शन 6 विल नॉट बी एप्लीकेबल. These disabilities, whether of minority or insanity or idiocy, should exist at the time from which the prescribed period is to be recorded. जिस रिकॉर्ड का मतलब गणना की जानी है, जिस समय से गणना की जानी है उस समय पर he must be suffering any of these 3 disabilities or any 2 or all the 3 disabilities. तो टाइम फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. कर लेंगे आप लोग. और इसी में बिकॉज यू शुड रीड इट सेक्शन 9 एज वेल, वेयर वंस टाइम हैज बिगन टू रन नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी टू इंस्टीट्यूट ए सूट और मेक एन एप्लीकेशन स्टॉप्स इट. कि एक बार टाइम की काउंटिंग शुरू हो गई, लिमिटेशन पीरियड की काउंटिंग आपने शुरू कर दी, उसके बाद में कोई डिसेबिलिटी अगर होती है तो दैट इज ऑफ नो यूज, दैट इज ऑफ नो बेनिफिट फॉर यू, that will not be counted for any kind of extension or exemption. नहीं आई बात समझ में? जैसे मैंने कहा टाइम इज टू रिकॉर्ड फ्रॉम मंडे, इट मीन्स टाइम हैज बिगन टू रन फ्रॉम मंडे, बट subsequently some person becomes disabled, legally disabled, it means he becomes insane. Then because of section 9 as well, no extension of limitation can be given because no subsequent disability or inability to institute a suit or make an application stops it. So is it clear to you? Section 6 में भी line थी ये in a different way, that these legal disabilities should exist at the time from which the prescribed period is to be reckoned.
बोलो अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो रेज हैंड प्लीज़। देखिए मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी बात है कि आपको मेरे पैसे देने 3 लाख रुपए, मेरा कर्जा है आप पर 3 लाख रुपए का, ठीक है, और ये प्रॉमिस हुआ था कि आप वो जो कर्जा है 1 जून को आप लौटा देंगे, 1 जून 2019 को आप 3 लाख रुपए लौटा देंगे, लेकिन आपने नहीं लौटाए आप, सही है। मैंने डिमांड किया उन सेम डेट 1 जून को, प्लीज दिस इज द डेट ऑफ योर प्रॉमिस, रिटर्न माई मनी, यू रिफ्यूज फॉर दैट, जस्ट बिकॉज ऑफ योर रिफ्यूजल कॉज ऑफ एक्शन अराइज। कॉज ऑफ एक्शन मतलब कॉज फॉर द इंस्टीट्यूटिंग अ सूट, एक दावा दायर करने के लिए, एक सूट डालने के लिए वो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, 1 जून को ही हो गया वो। अब मेरे पास टाइम कितना है, 3 साल का है, 3 साल के अंदर मैं 1 जून से 3 साल तक के अंदर आप पर मुकदमा ला सकता हूं। तो मैं 2 साल बाद लाऊं, 2.5 साल बाद लाऊं, 3 साल बाद, 3 साल खत्म होने से पहले मुझे आप पर मुकदमा रिकवरी सूट डाल देना चाहिए। ये हुआ जनरल लॉ, सही है। अब ये कह रहे हैं कि अगर उन 3 साल में जो व्यक्ति एंटाइटल्ड टू सूट है, द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट ए सूट, इफ ही इज माइनर, तब क्या होगा? क्योंकि अगर 5 साल का बच्चा ही है बट ही इज एंटाइटल्ड टू सूट, उसके फादर नहीं रहे, तो नाउ ही इज द पर्सन, है ना, तो वो ड्यूरिंग माइनॉरिटी सूट ला नहीं सकता। लाएगा तो नेक्स्ट फ्रेंड वाला के थ्रू लेकर आए, वो डिफरेंट प्रोसीजर हो गया। लेकिन अगर वो सोचे मैं खुद लेकर आऊंगा, तो अगर उसको 3 साल करेंगे तो भी 5 साल का, 5 साल प्लस 3 साल यानी कि 8 साल की उम्र तक उसको सूट ले आना चाहिए। ये करेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि ये जो व्यक्ति है, दिस में ही मे इंस्टीट्यूट द सूट और मेक द एप्लीकेशन विद इन द सेम पीरियड आफ्टर द डिसेबिलिटी हैज सीज्ड। जब उसकी जो लीगल डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी, उसके बाद से उसको पूरा का पूरा टाइम मिलेगा, यानी कि माइनॉरिटी जब खत्म हो जाएगी उसके बाद से 3 साल उसको मिलेंगे। वो 3 साल का प्रॉपर टाइम उसको मिलेगा कि वो सूट उसको लाना है नहीं लाना। इफ ही वांट्स ही कैन ब्रिंग द सूट विद इन दैट पीरियड, विद इन द सेम पीरियड। मीन्स पहले अगर 3 साल मिल रहा था तो अब भी उसको 3 साल का टाइम मिलेगा। कब से 3 साल की काउंटिंग कब से होगी? अब आफ्टर द डिसेबिलिटी हैज सीज्ड, जिस डेट से उसकी डिसेबिलिटी सीज हो गई। मतलब अगर माइनर था वो तो माइनॉरिटी खत्म हो गई, अगर इंसैनिटी थी तो इंसैनिटी खत्म हो गई, ईडीओसी थी तो ईडीओसी खत्म हो गई उसकी। जिस डेट से वो इस लायक हो जाएगा कि अपने दम पर वो सूट डाल सकता है, ही इज ए मेजर और ही इज नॉट ए इनसेन, ही इज नॉट ए इडियट नाउ, ही इज ए परफेक्टली ऑफ साउंड माइंड, देन ही कैन इंस्टीट्यूट द सूट। वो जो टाइम पीरियड उसको मिलेगा वो क्या मिलेगा? विद इन द सेम पीरियड आफ्टर द डिसेबिलिटी हैज सीज्ड। तो आप समझ में आई नहीं आई बात है? तो अब क्वेश्चन के हिसाब से देख लीजिए कि लीगल डिसेबिलिटी कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 6। कौन कौन सी लीगल डिसेबिलिटी है? माइनॉरिटी, इंसैनिटी, ईडीओसी। क्या उसको बेनिफिट मिलेगा? दैट ही गेट्स एक्सटेंडेड टाइम। उसको जो लिमिटेशन पीरियड टाइम है वो अब उसके लिए एक्सटेंड हो गया। कितना एक्सटेंड हो गया? जब तक कि उसकी डिसेबिलिटी खत्म होती है। अगर ये बात समझ में आ गई तो रेज हैंड, वरना फिर मैं समझाता हूं आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर अभी इसमें आप ये और देखिए, अभी इससे पहले कि हम डायरेक्ट पढ़ें कि देखिए जनरल रूल क्या होता है। जनरल रूल है लिमिटेशन बिगिंस टू रन ऑन द एक्रूअल ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। जैसे ही कॉज ऑफ एक्शन एक्रू होगा, लिमिटेशन विल स्टार्ट टू बिगिन रन। लिमिटेशन बिगिंस टू रन व्हेन अपॉन द एक्रूअल ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन। तो इस जनरल रूल का एक एक्सेप्शन है सेक्शन 6 के रूप में। ये क्या कहता है कि लिमिटेशन बिगिंस टू रन व्हेन डिसेबिलिटी सीजेस। तो हम जो लिमिटेशन स्टार्ट होगा सेक्शन 6 की अगर डिसेबिलिटी है तो कब होगा? व्हेन डिसेबिलिटी सीजेस, जब वो डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी तब से लिमिटेशन पीरियड हम लोग शुरू करेंगे। सही है? contrary to the general rule which says that limitation begins to run upon the accrual of cause of action. I hope it is amply clear to you now. कर लेंगे आप लोग या कुछ और करने की जरूरत है इसमें? बढ़ते हैं आगे। आप देखिए
अब ये लीगल डिसेबिलिटी की बात अगर हम कर रहे हैं उसका मतलब क्या है? लीगल डिसेबिलिटी मीन्स लीगल डिसेबिलिटी इज इनएबिलिटी टू सू ओइंग टू माइनॉरिटी, लूनेसी और इडियोसी। अगर आप because of these three factors, minority, lunacy or idiocy, because of these three factors you are unable to sue. Legal disability means inability to sue. What? Because of minority, lunacy or idiocy. तो हम कहेंगे this is legal disability. लीगल डिसेबिलिटी जैसे सेक्शन 84 आईपीसी हम क्या कहते हैं? लीगल इंसैनिटी की बात करते हैं, है कि नहीं है? ऐसे ही है लीगल डिसेबिलिटी बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी, इंसैनिटी और इडियोसी। नाउ इसमें बर्डन ऑफ प्रूविंग द डिसेबिलिटी की भाई आई वॉज डिसेबल्ड, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम एनी लीगल डिसेबिलिटी, ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास आएगा? इट इज ऑलवेज ऑन द प्लेंटिव। प्लेंटिव जो कोई सूट लेकर आ रहा है वही प्रूव करेगा कि आई एम ब्रिंगिंग द केस लेट बिकॉज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम एनी लीगल डिसेबिलिटी। ओके, देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से कि सेक्शन 6 डज नॉट प्रोवाइड फॉर ए फ्रेश स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लिमिटेशन। दिस सेक्शन डज नॉट प्रोवाइड फॉर द फ्रेश स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लिमिटेशन बट व्हाट? बट ओनली एक्सटेंड्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। समझे? व्हाट? कि इसका मतलब क्या है कि जैसे इसका मतलब ये है कि जो 3 साल शुरू में मिले थे वो क्या वो उसका काउंटिंग बंद हो गई? नो, अब नया फ्रेश पॉइंट बना रहे हैं आप? नहीं, इट इज व्हाट? इट सेक्शन 6 एक्सटेंड्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। जो 3 साल का था उसमें और एडिशन हो गया, अब 6 साल मिल गया आपको। ऐसा नहीं कि रनिंग उसकी रुक गई, कोई फ्रेश पॉइंट माना जाएगा, फ्रेश पॉइंट से काउंटिंग की जाएगी, ये नहीं है। डज नॉट प्रिवेंट रनिंग ऑफ लिमिटेशन। लिमिटेशन पीरियड कीप्स ऑन रनिंग, लिमिटेशन पीरियड की काउंटिंग चलती रहेगी। 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन उसकी माइनॉरिटी खत्म हुई उस दिन से एक फ्रेश स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे आप। नो, केवल ये माना जाएगा कि बिकॉज ऑफ सेक्शन 6 उतना टाइम उसका लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड हो गया है। आपको 3 साल मिल रहे थे, बिकॉज ऑफ माई डिसेबिलिटी मुझे 6 साल मिल रहे हैं अब। इट इज एक्सटेंडेड, नोट द फ्रेश पॉइंट ऑफ दिस। अगर ये बात समझ में आ गई तो रेज हैंड, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट था। सो दिस इज further the circumstances under which and the extent to which limitation will be extended are dealt with not only in this section but also in section 7 and 8। क्या क्या? circumstances under which, किन हालातों में, and limitation to which, क्या लिमिटेशन रहेगी, कितना टाइम मैक्सिमम एक्सटेंड हो सकता है। वो केवल 6 में बात नहीं की गई है, वो 7 और 8 में भी है। तो 6, 7 and 8 these 3 sections combinedly provide actual prescribed period कि आपका टाइम पीरियड, लिमिटेशन पीरियड की मैक्सिमम कितना एक्सटेंड होना चाहिए आपका 6, 7 and 8 को मिला करके। क्योंकि अलग अलग सिचुएशन हो सकती हैं। मान लीजिए कोई सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि 3-4 प्लेंटिफ हैं, है ना, और उनको सूट इंस्टीट्यूट करना हो, फिर कैसे होगा? समझ रहे हैं बात? तो एक ही डिसेबल है, सारे माइनर हैं, देयर में डिफरेंट सिचुएशंस। एक है कि एक ही व्यक्ति एंटाइटल्ड है, तो 6 में है 1 पर्सन का, 6, 7 में है मल्टीपल पर्सन का, 8 में कुछ अलग लिमिटेशंस हैं। तो पूरा जो कंप्लीट कोड है वो है 6, 7, 8 को मिला करके। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। The reason why persons under disability are not subjected to the ordinary rule of limitation is that law considers them incapable of forming a proper judgment as to bringing suits or otherwise managing their affairs। ऐसे समझिए आप कि ये हमने लॉ बनाया क्यों है, ये जो हमने इनको स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है वो क्यों दिया है कि ये जो पर्सन्स अंडर डिसेबिलिटी हैं, वाई दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू द जनरल रूल। जो सामान्य नियम है उसी के अंदर क्यों लिया गया इनको? वाई? बिकॉज लॉ कंसिडर्स देम इनकैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ए प्रॉपर जजमेंट। इन द आई ऑफ लॉ ए माइनर कैन नॉट फॉर्म ए प्रॉपर जजमेंट।
कि whether I should bring the suit, what should be the content of a suit, a minor cannot decide. He is incapable. Likewise, a insane person is also incapable of forming a proper judgment. तो जो इनकेपेबिलिटी है उसकी, उसको ध्यान में रखते हुए कि अगर हमने माइनर पे सेम रूल लगा दिए तो वो बेचारा नहीं समझ पाएगा कि क्यों सूट लाना चाहिए, क्या बात कहनी चाहिए, क्या मुझे एडमिट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरे क्लेम कितने एक्सटेंड का होना चाहिए, ही डजंट नो। ठीक है, कर लेंगे नहीं? तो एक तो ये बात हो गई, सही। तो आपने लीगल डिसेबिलिटी कितनी होनी चाहिए उसका बेसिस समझ लिया। अब फिर रनिंग पे उस पर जाइए, आप लैंग्वेज पढ़ते हैं फिर दोबारा, फिर कुछ मिलेगा हमें यहाँ से। A person entitled to institute a suit. Now please see the language here now. Where a person entitled to institute a suit or make an application for the execution of decree. Here you will not find a word appeal. Appeal is missing here. तो सेक्शन 6 कहाँ पर एप्लीकेबल है और कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है? दिस इज ए बिग क्वेश्चन फॉर यू। इसको समझ लेते हैं ढंग से। आप लोग प्लीज कीप ऑन नोटिंग ऑल्सो। See, section 6 does not apply to appeals and these are the questions of prelims for you. लिख लीजिए, section 6 does not apply for the appeals and preemption suits. अब preemption suits क्या होता है मैं बाद में समझाऊंगा आपको, केवल याद कर लीजिए preemption suits कहाँ पर section 6 अप्लाई नहीं होता है, ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स से पूछा जाता है। तो सेक्शन 6 डज नॉट अप्लाई टू अपील्स, प्रीएम्पशन सूट्स एंड टू सूट्स फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन बेस्ड ऑन टाइटल। इसको ऐसे समझिए आप, देखिए सेक्शन 6 कहाँ अप्लाई होता है? इन सूट्स अप्लाई होगा और एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज पर होगा। एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 6 कहाँ एप्लीकेबल है और कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा? डज नॉट अप्लाई अपील्स, प्रीएम्पशन सूट्स और सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन बेस्ड ऑन टाइटल। ठीक है, 3 जगह लागू नहीं होगा, 2 जगह लागू होगा। ये अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके प्रीलिम्स में। एंड बिकॉज दिस सेक्शन इज लिमिटेड ओनली टू सूट्स एंड एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज, इट डज नॉट ऑपरेट इन फेवर ऑफ एन अपीलेंट अंडर डिसेबिलिटी। अगर किसी व्यक्ति को अपील करनी है और वो माइनर है, वो इंसेन है, सेक्शन 6 डज नॉट हेल्प हिम। तो आप कहेंगे ऐसा क्यों है कि नहीं है? भाई अपील अगर करनी है और मैं माइनर हूं तो मेरी क्यों नहीं हेल्प होनी चाहिए? अपील करने के लिए क्या मैं एलिजिबल हो गया? तो प्लीज गो टू सेक्शन 5। एनी अपील और एनी एप्लीकेशन अदर देन एप्लीकेशन अंडर 21 may be admitted after the prescribed period if the appellant or the applicant satisfy the court that he had sufficient cause for not preferring this. तो एक जनरल सेक्शन जो 5 है वो एक पूरा अपीलेंट के लिए एक पूरी की पावर एक रेजिडरी की तरह काम करता है वो, कि कुछ ना हो अपीलेंट सफिशिएंट कॉज समझा सकता है कि मैं इंसेन था, दिस कैन बी ए सफिशिएंट कॉज फॉर दिस। अपीलेंट के लिए भी सेक्शन 5 की एप्लीकेशन में लगाएगा वो, कंडोनेशन लगाएगा उसमें वो, बिकॉज आई कुड नॉट फाइल विद इन दिस पीरियड बिकॉज आई वाज सफरिंग फ्रॉम इंसैनिटी, आई वाज सफरिंग फ्रॉम इन दिस ब्ला ब्ला ब्ला। समझ आई बात आपको? तो सेक्शन 5 एक रेजिडरी सेक्शन के रूप में काम करेगा उसके, 6 नहीं 5 करेगा। बट सेक्शन 6 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अपील्स। और यहीं से बहुत टेक्निकली क्वेश्चन आता है। इसे जो लिमिटेशन एक्ट के जो बेर एक्ट है उसको बहुत बारीकी से पढ़ाया जाता है हमेशा। जैसे आईपीसी को पढ़ते हैं हम लोग बारीकी से, ऐसे ही इसको बहुत प्रिसाइसली पढ़ना पड़ेगा। एक एक वर्ड ध्यान वाला है, अपील है, सूट है, एप्लीकेशन कौन सी है कौन सी नहीं है, सो मैनी क्वेश्चन आते हैं। आप इस स्लाइड को समझ सकते हैं। अगेन सेक्शन 6 अप्लाइज व्हेन प्लेंटिफ इज अंडर डिसेबिलिटी। व्हेन प्लेंटिफ इज अंडर डिसेबिलिटी मीन्स when the person entitled to file the suit is under disability, and it does not apply when the defendant is under disability. सपोज कीजिए मैं सूट लाना चाहता हूं, जिस व्यक्ति के विरुद्ध लाना चाहता हूं वो माइनर है, सेक्शन 6 हैज नो एप्लीकेबिलिटी इन दैट, क्योंकि सूट तो मुझे लाना था। आई शुड फाइल इट विद इन टाइम,
मैं इस बात का इंतजार नहीं करूंगा कि पहले वो जिसके विरुद्ध लाना है वो मेजर हो जाए पहले वो, बिकॉज सीपीसी उसके लिए प्रोवाइड करती है ही कैन डिफेंड हिमसेल्फ थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड, समझे कि नहीं? तो दिस इज कर लेंगे यार। नेक्स्ट अगेन तो ध्यान रखना, सूट्स ब्रॉट बाय, इट इज एप्लीकेबल वेयर, सूट्स ब्रॉट बाय, नॉट सूट्स ब्रॉट अगेंस्ट। No disqualification other than those mentioned in the act, that is minority, lunacy or idiocy, save limitation, जैसे war and rebellion for instance do not check limitation. It means what, जो तीन लिस्ट दे दी है तीनों की, बस minority, lunacy और idiocy, these are the only legal disability which are recognized by the limitation act. If they are, limitation can be stopped. And otherwise other things, war, rebellion, these will not check the limitation. आप इसको ऐसे देख सकते हैं। सेक्शन 6 अगेन अप्लाई व्हेन, ओनली व्हेन डिसेबिलिटी क्या हो, माइनॉरिटी, लूनेसी और इडियोसी हो। अदर ग्राउंड्स डज नॉट अप्लाई, वॉर एंड रिबेलियन, इंसॉल्वेंसी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता इस बात से। लीगल डिसेबिलिटी मीन्स माइनॉरिटी, इंसैनिटी, लूनेसी। कर लेंगे आप। तो ये मैंने रिपीटेडली कराता हूँ आपको मैं, इस ताकि याद हो जाए चीज़ें यहीं पर। तो डिसेबिलिटीज इन रेस्पेक्ट ऑफ विच प्रोविजन इज मेड इन दिस सेक्शन आर एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब नो फर्दर, नथिंग कैन बी इंक्लूडेड, द लिस्ट एंड्स हेयर। इन तीन डिसेबिलिटी की जो लिस्ट है वो यहीं की यहीं पर समाप्त हो जाती है। तीन बातें रहेंगी बस, माइनॉरिटी, इंसैनिटी, लूनेसी। एग्जॉस्टिव लिस्ट है ये बात मैं पहले ही पढ़ा चुका, आपको दोबारा समझ लीजिए। द सेक्शन अप्लाइज ओनली वेयर द पर्सन इज ऑलरेडी अंडर ए डिसेबिलिटी व्हेन द राइट टू सू एक्रूज। जब सू करने का राइट उसको एक्रू होता है, उसको मिलता है, वेस्ट होता है उसके अंदर कि हाँ आई बिकेम एंटाइटल्ड टू सू नाउ। इफ एट द टाइम ही इज डिसेबल ओनली देन सेक्शन 6 विल बी एप्लीकेबल। इसको आप ऐसे देख सकते हैं इसमें, दिस इज सेक्शन 6 अप्लाई व्हेन वेयर द पर्सन इज ऑलरेडी अंडर ए डिसेबिलिटी, जब पहले से ही वो डिसेबिलिटी से ग्रसित हो। कब? व्हेन द राइट टू सू और कॉज ऑफ एक्शन एक्रूज टू हिम, ही मस्ट बी लीगली डिसेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जिसके हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। बट इफ ए डिसेबिलिटी सुपरवीन्स सब्सिक्वेंटली, बाद में डिसेबिलिटी आती है, then benefit of this section cannot be taken. Section 6 does not apply in subsequent cases. Section 9 भी इसी बात को कहता है कि नहीं है? Once the time has begun to run, it cannot be stopped. Section 9. बताइए अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो रेज हैंड। गुड। इलस्ट्रेशन देख लीजिए आप इसको, यह है इलस्ट्रेशन इसका। A sells and delivers goods to B on the 1st April 1987. वो बेचता है और डिलीवरी कर देता है ए प्रॉपर्टी की, गुड्स की, कौन सी डेट को? 1 अप्रैल 1987 को। टाइम फॉर ए सूट फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स कमेंसेस टू रन फ्रॉम दैट डेट। उसी डेट से उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। लिमिटेशन पीरियड कौन सी डेट से स्टार्ट हो गया? अब 1 अप्रैल 1987 से। बोलो हाँ या ना, समझ आ गई बात? इफ लेटर ऑन ए बिकम्स लूनेटिक, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू डिडक्ट द टाइम टेकन अप हिज मेंटल इलनेस एंड टाइम विल कंटिन्यू टू रन नॉट विद स्टैंडिंग एज लूनेसी। तो 1 तारीख के 1 अप्रैल 1987 से जो लिमिटेशन पीरियड है वो स्टार्ट हो गया। अब वो 5 तारीख को या 2 तारीख को अगर लूनेटिक हो जाता है तो तब उसकी वजह से उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर वो होता, अगर वो लूनेटिक होता, इनसेन अगर 1 तारीख को ही होता तब उसको सेक्शन 6 का बेनिफिट मिलता। समझ नहीं बात आपको ये? अगर ये बात समझ में आ गई तो अगेन रेज हैंड। क्यों प्रिकॉशन लेता हूँ कि ये छोटी टेक्निकल बातें आगे जाके बड़ी बन जाएंगी, अगर यहीं से समझ में नहीं आएंगी तो फिर अगले सेक्शन समझ में नहीं आएंगे आपको। नाउ क्वेश्चन कैसा है देखिए,
Disability for the purpose of section 6(1) of the Limitation Act 96 does not mean disability arising because of insolvency. माइनॉरिटी है, इंसैनिटी है, इडियोसी है, इंसॉल्वेंसी नहीं है. हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विस एग्जाम 6(1) में समझ में आया क्वेश्चन कैसा आएगा, कैसा आया हुआ है. सेक्शन 6 लेज डाउन दैट, पूरा का पूरा सेक्शन दे दिया उन्होंने. Where a person entitled to institute a suit etc. is at the time from which prescribed period is to be reckoned a minor or insane or an idiot, he may institute the suit etc. within the same period after the disability has ceased as would otherwise have been allowed from the time specified in the schedule. हाँ, एक बात कहनी थी आपको, सेक्शन 6 को एग्जैक्ट लैंग्वेज में याद करना चाहेंगे, आपके बस की नहीं है, कर भी नहीं पाएंगे याद उतना ढंग से. तो इसको सरल भाषा में आपकी टेक्स्ट बुक में जैसे दिया हुआ है या जैसे नोट्स हम दे देंगे आपको, उसमें आप नोट कर लीजिए. आपको सेक्शन 6 एग्जैक्ट लैंग्वेज में रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल. बहुत टेक्निकल लैंग्वेज है, अल्ट्रा टेक्निकल लैंग्वेज है, और यहाँ पर आईपीसी की तरह इंग्रीडियंट्स तो है नहीं, केवल आपको पॉइंट समझने हैं, कौन कौन सी लीगल डिसेबिलिटी है, एक्चुअली कहना क्या चाहता है सेक्शन 6, बस वही समझना है. तो यू कैन रिप्रोड्यूस दिस सेक्शन इन योर ओन लैंग्वेज. ये जरूरी नहीं है कि आप सेक्शन 6 को एग्जैक्ट लैंग्वेज में याद करें, बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर पाओगे आप. ये क्वेश्चन देखो आया है, सेक्शन डीजेएस में आया 2010 में. सेक्शन 6 डज नॉट प्रोवाइड फॉर ए फ्रेश स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लिमिटेशन. बात सही है गलत है? सही है. सेक्शन 6 डज नॉट प्रिवेंट रनिंग ऑफ लिमिटेशन बट ओनली एक्सटेंड्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, बोथ ए एंड बी. तो ये कॉन्सेप्ट पे आ गया. देखो ये कहते हैं डीजीएस बहुत मुश्किल है, डीजीएस मुश्किल नहीं है, हमने वैसे पढ़ाई नहीं करी, बस इससे मुश्किल लगता है वो. हो गया. लीगल डिसेबिलिटी अंडर द लिमिटेशन एक्ट, परमानेंट फिजिकल डिसेबिलिटी, पार्शियल बट सीरियस फिजिकल डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी ड्यू टू पॉवर्टी, नन ऑफ द अबव. ये तो है ही नहीं, पॉवर्टी की बात ही नहीं है, फिजिकल डिसेबिलिटी की बात नहीं की इन्होंने, तो डन. ये है आपका मध्य प्रदेश जुडिशरी. If a cause of action for suit arises when the plaintiff is a minor, he may institute a suit when within the period prescribed by limitation for such suit after he attains majority. कर लेंगे आप. सो देखो उसके बेस पे अगर आपने इतना याद रख लिया तो इन सभी एग्जाम को आप कर पाते और आगे भी कर पाएंगे, शर्त आपको पता ही है. सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट डज अप्लाई इन केस ऑफ इलनेस, पॉवर्टी, नन माइनॉरिटी. Which of following is no disability under section 6? Insolvency, DGS 2014, कोई स्कोप ही नहीं है. Section 6 can be availed by plaintiffs, defendants, both. Plaintiffs अभी पढ़ाया, कुछ छोड़ नहीं रहा आपका. अब अगले इस पर बढ़ते हैं हम लोग. तो दिस वाज सेक्शन 6 की क्लॉज 1. सही है साहब. अब आगे बढ़ाते हैं कोर्स को. इतना समझ गए अगर आप, तो फिर 6(2) पर आइए. 6(2). सो नाउ लेट्स स्टार्ट सेक्शन 6 क्लॉज 2. तो अभी तक तो ये था कि भाई हम लोग डिसेबिलिटी की बात करते. एक कई बार जब कहते हैं विपदाएं चारों तरफ से आती हैं, विपदाएं बहुत सारी विपदाओं को साथ में लेके आती है, तो ये सेक्शन 6(2) उसी को डील कर रहा है. Where such person is at the time from which prescribed period is to be reckoned affected by 2 such disabilities. जब पहले एक डिसेबिलिटी की बात करते हैं, मान लीजिए अब करें 2 डिसेबिलिटीज हो, जैसे माइनर भी है और इंसेन भी है, पागल बच्चा, या where before his disability has ceased he is affected by another disability. माइनर था, मेजर होने ही वाला था, वो इंसेन हो गया, तो नाउ ही इज अफेक्टेड बाय सेकेंड डिसेबिलिटी बिफोर द फर्स्ट सीजेस. वेयर बिफोर हिज डिसेबिलिटी हैज सीज्ड ही इज अफेक्टेड बाय अनदर डिसेबिलिटी. अब ये मत कह देना कि सर पहले इंसेन था, इंसेनिटी खत्म होते ही फिर वो माइनर हो गया. माइनर तो होगा नहीं बैक डेट से, है ना. तो पहले माइनर था, जैसे मेजर होने वाला था, मेजर होने से पहले वो इंसेन या इडियट हो गया. ठीक है, समझ आई बात. तो या तो 2 डिसेबिलिटीज एट वन टाइम या 1 आफ्टर 1. लेकिन जब 1 आफ्टर 1 होगा
उसमें खास बात क्या है, बिफोर हिज डिसेबिलिटी हैज सीज्ड, पहले डिसेबिलिटी खत्म होने से पहले सेकंड काउंट हो जाएगी। अगर पहले डिसेबिलिटी खत्म हो गई और बीच में गैप आ गया तो सेक्शन 6 का लाभ नहीं मिलेगा, फिर सेक्शन 6 हैज नो एप्लीकेशन इन दैट केस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर हिज डिसेबिलिटी हैज सीज्ड। इसको और अच्छा दिखाता हूं आप लोगों के लिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, बिफोर हिज डिसेबिलिटी हैज सीज्ड, ही इज अफेक्टेड बाय अनदर डिसेबिलिटी। एक खत्म नहीं हुई, दूसरी विपदा आ गई, एक खत्म होते ही दूसरा आई, ऐसा नहीं है, एक विपदा खत्म नहीं हुई और दूसरी विपदा आ गई वाला केस है। इन दैट केस क्या होगा, ही मे इंस्टीट्यूट द सूट, he may institute the suit or make the application within the same period after both disabilities have ceased। जब दोनों डिसेबिलिटी खत्म हो जाएंगी तब फिर वो अपने सूट को इंस्टीट्यूट कर सकता है। बिल्कुल सेम चीज आ गई बस उसमें, केवल सेक्शन 6(1) में क्या था, सिंगल डिसेबिलिटी, यहां पर डबल डिसेबिलिटी या कॉन्जिक्यूटिव डिसेबिलिटी। सेक्शन 6(3) वेयर द डिसेबिलिटी कंटिन्यूज अप टू डेथ ऑफ द पर्सन, मौत तक पीछा नहीं छोड़ा, मर गया बेचारा। वेयर द डिसेबिलिटी कंटिन्यूज अप टू द डेथ ऑफ दैट पर्सन, हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव मे इंस्टीट्यूट द सूट और मेक द एप्लीकेशन विद इन द सेम पीरियड आफ्टर द डेथ। सही है, वेरी सिंपल, इसमें कुछ टेक्निकल रहा नहीं, जितना टेक्निकल था मैं समझा चुका हूं आप लोगों को। क्या मतलब कि अगर एक व्यक्ति डिसेबल है, मान लीजिए वो व्यक्ति इनसेन था, इंसैनिटी खत्म नहीं हुई लेकिन वो मर गया, वेयर द डिसेबिलिटी कंटिन्यूज अप टू डेथ ऑफ दैट पर्सन, तो अब उसकी जगह कौन आएगा, हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव में इंस्टीट्यूट द सूट और मेक द एप्लीकेशन विद इन द सेम पीरियड आफ्टर द डेथ। जितना टाइम उसको मिलता उतना टाइम इसको मिल जाएगा। नाउ अगेन लीगल रिप्रेजेंटेटिव विद माइनर हो सकता है, लीगल डिसेबिलिटी हो सकती है, तो सेम रूल विल अप्लाई हियर ऑल्सो। Where the legal representative referred to in subsection 3 is at the date of death of the person whom he represents affected by any such disability, any rules contained in 1 and 2 shall apply। legal representative भी अगर डिसेबल है, लीगल डिसेबल है, माइनर इंसेन लूनेटिक है, तो अगेन रूल 1 and 2 विल अप्लाई अपॉन हिम एज वेल। समझ गए अब? तो आसान है, 1 को समझना था, 1 की ही तरह से हम लोगों ने 2, 3, 4 पढ़ना है, अलग अलग संभावना हो बस। Now, where a person under disability dies after the disability ceases, say this is, तो प्लीज 6 and 5 को देखिए कैसे देख सकते हैं हम लोग। Where a person under disability dies after disability ceases, जो व्यक्ति अंडर डिसेबिलिटी था वो मर जाता है कब, आफ्टर द डिसेबिलिटी सीजेस। इसको आप इस स्लाइड में देखिए, he is the person, a person under disability। सही है, his disability ceases on 1st of May 19, 1 मई 2019 को उसकी डिसेबिलिटी खत्म हो जाती है। जैसे ही as soon as his disability ceases, time starts to run। अब सपोज कीजिए इट टाइम पीरियड बाय 3 years, तो इट विल बी लिमिटेशन starts to run from 1/5/19 to 30/5/2022 तक चलेगा। तो इस पीरियड में 30 अप्रैल तक, 30/4/2022 तक अगर ये व्यक्ति मरा ना होता तो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता था, हाँ है ना, बट ही डाइज आफ्टर 1 month। इफ ही डाइज, हु विल गेट द राइट, हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव मे इंस्टीट्यूट अ सूट। नाउ द क्वेश्चन इज how much time he will get? He will get the time as he would get, जितना टाइम उसको मिला होता, यानी कि मैक्सिमम अप टू 30 अप्रैल उसको भी उतना ही टाइम मिलेगा, ना कि वो डेथ के बाद से फिर दोबारा काउंटिंग होगी। क्योंकि सेक्शन 9 में ये कहता है वंस द टाइम हैज बिगन टू रन यू कैन नॉट स्टॉप इट। इन दिस केस टाइम हैज बिगन टू रन, कब हो गया, व्हेन द डिसेबिलिटी सीजेस, देयरफॉर इट कैन नॉट बी स्टॉप नाउ। अब पढ़ लेते हैं एक बार लैंग्वेज इसकी।
where a person under disability dies after disability ceases, but within the period allowed to him under this section, his legal representative may institute the suit or make the application within the same period after the death, within the same period after the death, as he would otherwise have been available to that person had he not died. जो मृतक है अगर वो मरा नहीं होता, उसको जितना टाइम मिला होता उसको रिप्रेजेंटेटिव को भी उतना ही टाइम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लीजिए 3 साल का टाइम था, डिसेबिलिटी खत्म हो गई, 3 साल मिल गए, अब 3 साल में से 2.5 साल तक मैंने कोई सूट इंस्टीट्यूट नहीं करा, अब और भी टाइम निकल गया, 1 ही महीना बचा और फिर उसकी डेथ हो जाती है। अब किसका नंबर आ गया? लीगल रिप्रेजेंटेटिव का। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी 15 दिन ही मिलेंगे, जितना टाइम बचा, 2 महीने बचे हों उसको खत्म होने में तो 2 महीने, 1 महीने बचा तो 1 महीने टाइम मिलेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन माइनर इंक्लूड्स ए चाइल्ड इन वॉम्ब। सिंपल सी बात है, कर लीजिए इसको। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 6। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी और इसी के साथ फिर एक नई चर्चा करते हैं कि कैसे हम लंबे समय तक चीज़ों को याद रखें। एक फिर मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, एक आपका टाइम हमेशा वेस्ट होता है। कहाँ पर टाइम वेस्ट होता है आपका? आपका टाइम वेस्ट होता है लंच टाइम में, आपका टाइम वेस्ट होता है ब्रेकफास्ट टाइम पे, आपका टाइम वेस्ट होता है डिनर पर। हम वेट करते रहते हैं, हमें क्या क्या मिलता है 5 मिनट 5-5-10 मिनट हमारा वेस्टिंग में लग जाता है ना। उस समय आप कुछ फ्रेश कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं आप। तो या तो उस समय आप इन वीडियोस को ही देख लीजिए दोबारा, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो अभी तक आपने याद भी किया है, आपने मान लीजिए सेक्शन लिमिटेशन एक्ट की बात करता हूँ, सेक्शन 1 सेक्शन 2 में कौन कौन से डेफिनेशंस हैं, सेक्शन 3 की हेडिंग क्या है, इनके मार्जिनल नोट्स को भी आपने रटना शुरू कर दिया, बार बार दिमाग में फिराना शुरू कर दिया। तो जब तक आपका लंच या जो भी आप कर रहे हैं, लंच ब्रेकफास्ट लंच डिनर वॉट उस टाइम में भी आप फील करेंगे कि आपका एक सब्जेक्ट का रिविजन ही कंप्लीट हो गया। तो है ना ट्रिक काम की? तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगते हो, अगर आपको लगता है कि हम लोग दिल से चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, आप अपने एम को अचीव करें, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा और इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं प्लीज़, आपको उससे क्या होगा नोटिफिकेशंस मिलेंगे। आपको हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर्स के मेंस के क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर्स के प्रीलिम्स के पेपर होंगे, सभी स्टेट्स के होंगे, बेरेट्स के डाउनलोड मिलेंगे, नोट्स के फ्री डाउनलोड मिलेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। आपको कर लेंगे आप लोग। थैंक यू वेरी मच।